नमस्कार बच्चों, आज के लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास पर चर्चा की थी। हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और उसका विकास, इस संबंध में उससे भी पहले हमने वीडियो बनाया था, आप लोग संभवतः देख भी चुके होंगे। और दूसरे वीडियो में जिसमें पूर्व भारतेंदु युग के नाम से वीडियो था, उसमें हम लोगों ने विशेष करके भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के विकास में किन किन लोगों का योगदान रहा है और कौन कौन से प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं क्या है, इस संबंध में हम कई बातें आपको बताई हैं हमने। पहली चीज तो ये रही है जिसमें कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में बातचीत की गई, वहां के दो अध्यापकों का विशेष योगदान, फिर दो राजाओं की बात की गई, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, और उसके साथ साथ कई धार्मिक आंदोलनों के संबंध में हमने आपसे चर्चा की थी। इन धार्मिक आंदोलनों में एक तो राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज, दूसरे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज। आर्य समाज की एक प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी, जिसका जो खड़ी बोली में उन्होंने लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी में रूपांतरण कराया था। यह भी आपसे कभी कभी पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। इसके अलावा कुछ और बातें हमने पिछले दिन बताई थी। कई और धार्मिक आंदोलन जैसे ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा है, हमने बताया था पिछले दिनों कि ईसाई मिशनरी अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बाइबिल का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसकी बहुत सारी प्रतियां जनता में निःशुल्क वितरित की। इस तरह से उनका उद्देश्य तो था बाइबिल का प्रचार करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारी हिंदी खड़ी बोली का भी प्रचार प्रसार होता रहा। तो अब तक का जो विकास हुआ था वो पूरा का पूरा विकास पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व दो राजाओं का क्या योगदान रहा है, और कभी कभी हिंदी के चार प्रमुख उन्यायक कौन हैं, खड़ी बोली गद्य के चार प्रमुख उन्यायक कौन हैं, उनका नाम बताइए। तो इन सब के बारे में हम पिछले दिनों चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा उस पर समय व्यतीत करना ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं भारतेंदु युगीन गद्य के बारे में। भारतेंदु युग के बारे में बात करते हैं। विभाजन में हम बता ही चुके हैं कि भारतेंदु युग का प्रारंभ सन 1868 से हम यहां मान रहे हैं। वैसे भारतेंदु जी के जन्म पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1850 में हुआ था, लेकिन जब उनकी पहली पत्रिका का प्रकाशन हुआ, कवि वचन सुधा का, उससे हम उनके युग की शुरुआत करते हैं, मानते हैं। तो पहली पत्रिका उनकी कवि वचन सुधा थी, जिसका प्रकाशन सन 1868 में काशी से हुआ था। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि इस युग में क्या भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा खड़ी बोली के लिए। तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनसे पूर्व दो राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा शैली थी, जो भाषा थी, उसमें अरबी और फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा बिल्कुल इसके विपरीत, जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से ना तो हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
को खड़ी बोली का प्रतिनिधि मान सकते हैं और ना ही राजा लक्ष्मण सिंह को मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की भाषा नीति अतिवादी थी। एक अरबी फारसी का पक्षधर था तो दूसरा संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्षधर था। बच्चों, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसके बाद जो समय आता है भारतेंदु युग, इस भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहली बार हिंदी गद्य का स्वरूप स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने इन दोनों राजाओं की अतिवादी नीति को त्याग कर एक सर्वमान्य भाषा अपनाई, एक मध्यम मार्ग अपनाया। इनकी भाषा में वे सभी शब्द स्वीकृत कर लिए गए जो सर्वसाधारण में प्रचलित थे, चाहे वो अरबी फारसी के हों, चाहे विदेशी हों, अंग्रेजी के हों या अन्य किसी विदेशी भाषा के हों। उन सभी शब्दों को इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत स्थान दिया जो आम जनता में सर्वमान्य थे, सर्व प्रचलित थे। साथ साथ इन्होंने भाषा में सुंदरता लाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का भी जम करके प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु जी ने ही वास्तव में खड़ी बोली गद्य का स्वरूप निर्धारित किया था। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है और खड़ी बोली गद्य का जनक भी इन्हें मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो ये तो हुआ खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर करने की बात। दूसरी बात जो हम लेते हैं वो है कि भारतेंदु जी न केवल स्वयं हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेखन कार्य कर रहे थे, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने समकालीन कई लेखकों का एक मंडल तैयार किया, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये कई लेखक थे। वो स्वयं लिखते थे और अपने समकालीन लेखकों और कवियों को भी हिंदी की सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। इसी कारण उन्हें व्यक्ति नहीं वरन संस्था कहकर के पुकारा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्ति नहीं वरन संस्था थे। भले ही भारतेंदु जी का निधन सन 1885 में हो गया था, लेकिन उनके साथ तैयार की गई लेखकों की ये जो टीम थी, ये उनसे बाद भी उनके युग को आगे बढ़ाती रही, यह उनके द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग को आगे बढ़ाती रही। तो एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे गूढ़ तत्व आपको मिल जाएंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस समय भारतेंदु युग में ही भारतेंदु जी ने बहुत सारे विषयों पर लिखना प्रारंभ किया था। इतिहास, पुराण, भूगोल, वैदक, इन सभी को खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले भारतेंदु युग में ही लिखा जाना प्रारंभ हुआ था। इसमें से अधिकांश तो ये थे कि जितने भी भारतेंदु युग के लेखक थे, भारतेंदु मंडल के लेखक थे, वे किसी न किसी पत्रिका के संपादक थे। सभी अपना अपना कोई ना कोई पत्र निकालते थे और ये जो पत्र निकालते थे उसी के माध्यम से अनेक लेख उसमें छपते रहते थे, जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लिखे जाते थे। उसमें निबंध भी हो सकते थे, समाज सुधार की भावना से, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत लेख इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निकलती रहती थी। इनमें हम आपको देना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं और उनके कवि, लेखक, संपादक कौन हैं। तो ये आप भारतेंदु युग लिखा ही है, यहां फिर से नहीं लिखेंगे। प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक
ये आपसे परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सामग्री यहां पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहली पत्रिका जो उस समय की थी वो थी कवि वचन सुधा। हम इसका नाम कई बार ले चुके हैं, कवि वचन सुधा। इसके साथ ही एक और पत्रिका इनकी थी हरिश्चंद्र मैगजीन। एक और जिसका नाम इसी हरिश्चंद्र मैगजीन के 9 अंक के बाद इसी का नाम बदल करके रख दिया गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका। एक और इनकी पत्रिका थी जिसे हम कह सकते क्या, जिसका नाम है बाला बोधिनी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इनमें से कोई भी पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है। कक्षा 12 तक, 9 से 12 तक सभी छात्र अच्छी तरह से यहां ध्यान देंगे। और ये सारी की सारी पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में ये सारी पत्रिकाएं निकलती थी। दूसरे अगली पत्रिका जो हम लेते हैं वो है ब्राह्मण। ये भी बहुत चर्चित पत्रिका है, ब्राह्मण। इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। अगली जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। इस पत्रिका के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। और एक पत्रिका जो बहुत चर्चित थी इस युग की वो है आनंद कादंबिनी। इसके थे बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन इनका उपनाम है, प्रेम घन। तो ये पत्रिकाएं आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके आगे हम कोई और चर्चा करेंगे, इस युग की कौन प्रमुख विशेषताएं रही हैं, क्या रहा है। नाटककार। अब देखना है हिंदी के प्रमुख नाटक और उनके लेखक कौन है। नाटककार से तात्पर्य होता है नाटक लिखने वाले से। तो हिंदी के विशेष करके भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक, चूंकि हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि भारतेंदु युग तक बहुत सारी विधाएं नहीं लिखी गई थी। इस युग तक नाटक, निबंध, उपन्यास और आलोचना ही लिखी गई थी। तो ये 5 ही विधाएं थी जिनका भारतेंदु युग में जन्म हुआ था, या यूं कह लीजिए कि ये थोड़ा थोड़ा विकास की ओर अग्रसर हो गई थी। शेष बहुत सारी जो गद्य विधाएं हैं वो काफी बाद में उनका जन्म हुआ, काफी बाद में वह प्रचलित हुई। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला नाटक, जो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है वो है नहुस। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी के द्वारा लिखा गया था, नहुस।
इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, प्रथम नाटक। यहीं से हिंदी के नाटकों की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके पहले नाटक ही नहीं लिखे गए, लेकिन नाटक के जो तत्व निर्धारित किए गए हैं, नाटकीय तत्व, उन तत्वों के आधार पर यह हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और इसके लेखक हैं गोपाल चंद, गोपाल चंद। इनका उपनाम था गिरधर दास, गिरधर दास। कुछ लोग गिरिधर कहते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। तो आप ये कह सकते हैं कि पिता से वंशानुगत रूप में संभवतः ये नाटक मिल गया। भारतेंदु जी अपने युग के सबसे बड़े नाटककार हैं। भारतेंदु जी ने लगभग 18 नाटकों की रचना की। उसमें कई एक नाटक मौलिक और कई कह सकते हैं कि अनुदित थे। अनुदित का मतलब होता है जो उन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद किए थे। ये अनुवाद उन्होंने मराठी अथवा इससे संस्कृत भाषा से किए थे। संस्कृत या मराठी नाटकों के अनुवाद किए गए थे काफी। लेकिन उनके कुछ मौलिक नाटक भी थे। हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में लिखते हैं। ये थे नील देवी, नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, विशस्य विश्वमौषधम, विशस्य लाला श्री निवास दास। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक हैं। और ये दूसरी तरफ जो लिखे हुए हैं ये नाटककार हैं। ध्यान रखना है बच्चों कि हिंदी का प्रथम नाटक जब आपसे पूछा जाए तो बताना है आपको कि नहुष है। और नाटककार कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास हैं और ये भारतेंदु जी के पिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैसे तो 18 नाटकों की रचना की है। सारे नाटक लिखने की जगह नहीं है यहाँ। नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, विशस्य विष्णुषधम, वैदिकी, हिंसा हिंसा, नभोत, कर्पूर मंदिरी, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबन आदि अनेक नाटकों की इन्होंने रचना की है। इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतेंदु जी के बहुत ही करीबी और मित्र थे। उनके नाटक हैं कलि प्रभाव, गौ संकट, भारत दुर्दशा। ये प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। आप ध्यान दीजिए कि भारत दुर्दशा ये नाटक एक बार भारतेंदु जी ने भी लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। और रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्री निवास दास के प्रसिद्ध नाटक हैं। तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार भी हैं। इसमें सबसे पहला जो हिंदी का उपन्यास माना जाता है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। जिस तरह से नाटक में हमने आपको बताया कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुष था, उसी तरह हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके अलावा निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का, 100 अजान, 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। और हम देखें तो इस काल में आते हैं देवकी नंदन खत्री जी भी आते हैं, लेकिन वो दोनों कालों से संबंध रखते हैं। भारतेंदु युग में भी नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे और आगे द्विवेदी युग में भी लिखते रहे हैं।
देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति आदि अनेक उपन्यास हैं। और वो इतने प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बन गए कि अहिंदी भाषी लोग भी हिंदी सीखी उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि इस पुनर्जागरण काल में भारतेंदु युग में आपने देखा कि विशेष करके दो विधाएं यहां पर आपने देखी हैं, एक नाटक और एक उपन्यास। ये बहुचर्चित थी, उस समय ज्यादा लिखी गई। इसके अलावा जो निबंध थे वो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। ये निबंध समाज सुधार, देशभक्ति आदि से संबंधित होते थे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते थे। कुछ और बातें अगर हम कहना चाहें तो कई ऐसी विधाएं थी जिनका कहीं ना कहीं श्री गणेश इस युग में हो गया था। इसके अलावा हिंदी की पहली यात्रा वृत्त भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरी सरयू पार की यात्रा, ये हिंदी की पहली यात्रा वृत्त मानी जाती है। साथ ही इन्होंने और आत्मकथा के रूप में, आत्मकथात्मक शैली में भी लिखा है। यूं कह सकते हैं कि आत्मकथा को भी इन्होंने यहीं से श्री गणेश कर दिया था। और वो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जा सकता है। यूं कह सकते हैं कि भारतेंदु जी के द्वारा आधुनिक युग में पुनः इनका श्री गणेश किया गया। वैसे अगर देखें तो आत्मकथा उससे पहले भी लिखी जा चुकी थी, किसी जैन लेखक की थी, अर्ध कथानक, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है, अर्ध कथानक को। लेकिन आधुनिक युग में उसका शुभारंभ करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रमुख विधाएं भारतेंदु युग में प्रचलित थी उन सबका हमने आपसे चर्चा की। आगे अगले दिन